कैसे एक कंट्री ने अपना प्रभुत्वशाली बनाने की कोशिश कैसे करी, कौन से मॉडल्स बने, जैसे अधिपत्यवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ेगी। अधिपत्यवादी का मतलब होता है किसी एक देश का यानी कोई कंट्री है और किसी एक कंट्री का किसी एक देश का कोई कंट्री किसी एक देश का पूरे विश्व पर प्रतिनिधित्व, पूरे विश्व पर, यानी कोई कंट्री पूरे विश्व पर अपना अधिपत्य स्थापित करते हैं, उसे हम कहते हैं अधिपत्यवादी सिद्धांत का सिद्धांत। इसके जो मनताकार है वो चार्ल्स कैंडलबर्ग है, इन्होंने सिद्धांत को दिया। इनके अनुसार अमेरिका जैसे प्रभुत्वशाली देश के नेतृत्व में ब्रिटेन और संस्थाओं का निर्माण हुआ। ब्रिटेन में क्या होता है 1944 में 1944 में सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में दो संस्थाओं का निर्माण हुआ था। आप जानते हैं, जैसे कि आपने सुना आजकल आप सुनते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब आप सुनते हो ना। ये संस्थाओं का निर्माण को ब्रिटेन और संस्थाओं के नाम से नहीं जानते हैं। यानी एक्चुअली इस थ्योरी का पर्पस ये है कि दुनिया में जैसे कि अर्थव्यवस्था कंट्रोल संस्था बनी, WTO बनाए, ये WTO बनाए। अब WTO के माध्यम से विश्व क्या करते हैं, देश के अपनी अर्थव्यवस्था कंट्रोल करते हैं। तो चाहे WTO बना, चाहे तुम्हारा IMF बना, चाहे तुम्हारा वर्ल्ड बैंक बना, तो कहने का मतलब ये है कि सारी की सारी संस्थाएं बनी है, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ओके, ये संस्थाओं को क्यों बनाया गया? विश्व अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए। तो कुछ विचारकों का ऐसा मानना है जिसमें कि आपके चार्ल्स कैंडलबर्ग ये कहते हैं कि संस्थाओं का निर्माण अमेरिका जैसे देश में अपनी प्रभुत्वशाली नीतियों को स्थापित करने के लिए किया है, बाकी इनका कोई पर्पस नहीं है। अब तक थोड़ी सही नहीं है, ठीक है। चक्कर में आज एक और दवाई लिया, चक्कर में वैसे क्लास ले लिया, आपकी तो मैच फ्री था, पूरे दिन फ्री था, मॉर्निंग क्लास एक दवाई दर्द की चक्कर लिखा हुआ है, दवाई छोटी सी दर्द की। दुनिया मुक्त व्यापार को कायम रखने के लिए प्रभुत्वशाली राष्ट्र की आवश्यकता होती है। और ये कहा कि दुनिया में जो मुक्त व्यापार है, जो फ्री ट्रेड है, जैसे इंडिया अमेरिका के साथ व्यापार कर सके, अमेरिका वहां व्यापार कर सके, इसके लिए प्रभुत्वशाली कंट्री की आवश्यकता होती है। तो प्रभुत्वशाली कंट्री का सिद्धांत है कि दुनिया में कैसा कंट्री बनेगा जो कि हर देश के साथ व्यापार करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करेगा। तो इसे आप प्रभुत्वशाली सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस प्रभुत्वशाली राष्ट्र के कारण है गेट की स्थापना हुई। अब जो G88 है ना, गेट, इसको आप लोग बोलकर इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। गेट क्या है, ये कैसे WTO बन गया और संस्थाओं का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो संस्थाओं का निर्माण होता है, किसी राष्ट्र ने निर्माण किया संस्थाओं का, ये निर्माण जो है बेसिकली ये किसी प्रभुत्वशाली कंट्री के कारण हुआ है। ये एक छोटी सी दवाई है होम्योपैथी की, मैं नहीं कहता हूँ, आप लोग जुड़े क्लास में एक बार जरूर। ठीक है, हाय देव क्या हाल है? आज दिन चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं एक बार क्या क्या है। तो जैसे गैट है, तो गैट का मुझसे मुक्त व्यापार संभव हुआ, इसको बोलते हैं G88 गैट। तो गैट से क्या मुक्त व्यापार क्या होता है? मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड, यानी दुनिया में जो है, जो आपने कल बात करी थी, रोलेक्स हो रहा है, रोलेक्स के ट्रेड हो रहा है, ट्रेड में व्यापार जो हो रहा है, व्यापार कैसे हो रहा है? फ्री हो रहा है, एक देश दूसरे से व्यापार कर पा रहा है। ये कैसे बना? इसका कारण था ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। तो ब्रिटेन पर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के द्वारा किया गया था और इसी के माध्यम से इसमें अमेरिका IMF, IBRD गेट की स्थापना हुई। तो जो गेट है G88 के बाद में विचारकों के अनुसार प्रभुत्वकारी व्यापार जहाजों के आवागमन के लिए अवैध मार्ग उत्पन्न करता है, अन्य राज्यों की संरचनावादी नीति को गठन करने की क्षमता रखता है। एक अधिपत्य राष्ट्र की अभाव में व्यापार कायम रहेगा। देखो अब आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया भाई, ये सारी क्या है, क्या आपने बताया, ये सारी चीजें समझ में नहीं आई। ये सब समझने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसको बाद में जानते बेकार है, कोई काम की चीज नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी प्रभुत्वशाली जो कंट्री होता है, एक सिद्धांत है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, बहुत ही सिंपल तरीका का, कि अधिपत्यवादी स्थायित्व का सिद्धांत किसने दिया? बस इसके विचार के चार्ल्स कैंडलबर्ग। अधिपत्यवादी स्थायित्व का सिद्धांत का मतलब है कि दुनिया में जो भी मुक्त व्यापार आप करवाना चाहते हैं, इस मुक्त व्यापार के लिए संस्थाओं का निर्माण होता है, जो संस्थाएं पूरी दुनिया में विश्व में व्यापार को कंट्रोल करती हैं। अगर WTO ना हो तो आप फ्री ट्रेड नहीं कर पाएंगे। उन संस्थाओं का निर्माण जो है कोई प्रभुत्वशाली कंट्री करता है, ठीक है। और अमेरिका के द्वारा इन संस्थाओं का निर्माण किया गया, इसी को आप अधिपत्य स्थायित्व का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। काम खत्म और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ओवर एंड आउट। बाकी नोट्स तो पढ़ लेना, इसमें किसी स्लाइड को मैं नहीं कर पाया बस। अगला, अब आपके मन में विचार आया होगा, जैसे मैंने कहा कि G88 गैट, और गैट का निर्माण जो है ये ब्रेटन वुड्स संस्था कहते हैं इसको। अब ब्रेटन वुड्स संस्था क्या होती है? यानी 1944 में ब्रेटन वुड्स एक जगह है और वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, वहां वो संस्था का निर्माण हुआ। उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से विश्व व्यापार को वर्तमान में कंट्रोल किया जाता है। उसमें सबसे प्रमुख संस्था है जिसका नाम है गैट। अब गैट क्या है? तो गैट को बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, इसको आप गैट बोलते हैं। संगठन WTO तक व्यापार और प्रशुल्कों पर सामान्य समझौता। विश्व में मुक्त व्यापार को प्रभावी बनाने में संरक्षणकारी नीतियों को प्रतिबंधित करने हेतु प्रशुल्कों की दरों को कम करने का विचार विमर्श आरंभ हुआ। अब देखो सबसे पहले WTO या गेट जिसे आप कहते हो वर्तमान में WTO के नाम से जानते हो, 1995 में इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे विश्व में ट्रेड को कंट्रोल करती है, पूरे विश्व में ट्रेड को देखती है। विश्व में मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड को प्रभावी बनाने के संरक्षणवादी नीतियों को प्रतिबंधित करने हेतु प्रशुल्कों की दरों को कम करने का विचार विमर्श आरंभ हुआ। आप दुनिया में देखो, दुनिया में जो व्यापार का दौर आया उसमें क्या होता है? दुनिया में हर आदमी क्या चाहता है कि मेरा सामान दुनिया में जाए, दूसरे का ना जाए। तो व्यापार को प्रभावी, मुक्त व्यापार, इंडिया पाकिस्तान अपना सामान बेच पाए, पाकिस्तान अपना सामान इंडिया में बेच पाए, इसे कहेंगे फ्री ट्रेड। संरक्षणवादी नीतियों को प्रतिबंधित करने, कोई कंट्री क्या करेगा? अपने सामान को संरक्षण देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊंगा इंडिया क्या करे कि अगर आप आईफोन खरीद रहे हो, इंडिया बोले कि आईफोन पे अगर आप खरीदोगे तो आपको इतने % टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, और अगर आप इंडियन मेड फोन ले रहे हो आपको 10% टैक्स कम देना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में अंतर है। तो इसलिए क्या होगा, प्रोविजन दिया गया कि इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई कंट्री अपने आगे व्यापार को संरक्षण ना करे, इसके लिए G88 बना और मुक्त व्यापार की नीतियों को बनाने के लिए GATT की स्थापना करी, जिसे आप G88 के नाम से जानते हैं, जिसे आप गैट के नाम से जानते हैं। प्रशुल्कों की उच्च दर के कारण राज्यों के मध्य व्यापारिक आदान प्रदान में गतिरोध है। अब क्या करता है प्रशुल्क? आप देखोगे जनरली क्या होता है, कोई कंट्री को टैक्स लगा रहा है, अपने यहाँ के सामान पे कम लगा रहा है, आपके सामान पे ज्यादा लगा रहा है, तो इसको लेकर क्या गतिरोध पैदा हो जाता है। तो ऐसे गतिरोध पैदा ना हो इसके लिए क्या है, G88 की स्थापना करी। वर्ष 1930 में 10 की सबसे बड़ी मंदी ने गैट संस्था की स्थापना को प्रोत्साहित किया। इसके पीछे कारण क्या था? यानी आप कारण जानोगे, कारण क्या था G88 क्यों बना?
1930 में बहुत बड़ी मंदी आई थी। और ये मंदी क्यों आई थी? इस मंदी का कारण था कि मुक्त व्यापार नहीं था, यानी एक देश जो है दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करना था। 1944 में ब्रिटेन सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के माध्यम से 1945 में G20 बना। विश्व में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रशुल्कों को कम करने के लिए एक समझौता आरंभ हुआ और उसी समझौते के माध्यम से 1944 में हुआ जिसे बोलते हैं ब्रिटेन सम्मेलन। इसी सम्मेलन से 1945 में एक संस्था बनी जिसका आप नाम देते हो G20 गेट। अब गेट की प्रकृति कैसी है? यानी अगर आप बात करोगे गेट सब क्या है, ये तो खत्म हो गया वर्तमान में तो नहीं, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी थी? इस प्रकार की संस्था थी, एक अनौपचारिक एवं बहुपक्षीय संस्था थी। अनौपचारिक का मतलब होता है अनऑफिशियल, अनऑफिशियल का मतलब होता है अनौपचारिक, यानी ऐसी नहीं थी कि औपचारिक संस्था नहीं थी, अनौपचारिक संस्था थी। विचार विमर्श करने के लिए, डर को कम करने के लिए कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी, एक नया शब्द जो आप लोग सुनोगे, डिप्लोमेसी की प्रकार की होती है। कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी होती है सभी देशों की जगह बिठा के और किसी मुद्दे के ऊपर विचार विमर्श करना, इट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी। यानी सभी लोगों की जगह बिठा लिया और किसी बात पर विचार विमर्श करना, इसको आप कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी। गेट के निर्णय को लागू कराने के लिए किसी भी बाध्यकारी संस्था का अभाव था। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो G20 बना, इसके निर्णय आ रहे थे, सभी लोग इकट्ठे होकर निर्णय ले रहे थे, लेकिन निर्णयों को लागू कराने के लिए प्रभावशाली संस्था का अभाव था। कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो निर्णयों को लागू कराए, कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो निर्णयों को लागू कराए, निर्णयों को जो है कार्य में लाए। इनको लागू कराने वाली संस्था का हमारे देश में क्या था? अभाव था। चलिए आगे देखते हैं। अतः निर्णय परस्पर सहमति पर लिए जाते थे, ठीक है, चलो लोग आपस में निर्णय लेते थे। गेट की प्रथम चक्र की वार्ता जिनेवा में आयोजित हुई। प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है गेट की प्रथम बैठक कहाँ जिनेवा में हुई थी? इसे प्रश्न को कटौती विचार किया गया कि जो टैक्स है इस पर कटौती कैसे करोगे, इस पर इसमें विचार हुआ था जिनेवा में। गेट की पहली बैठक थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? तो ये संस्था चलती रही, इसकी 20 प्रकार के देशों की वार्ता हुई, गेट बाद में खत्म हो गया। इसकी बात आप निकल पढ़ लेना। और गेट क्या, गेट फाइनली गेट खत्म हो गया जो है, गेट से WTO की स्थापना हुई है। ये एक बार आप देख लेना ध्यान से, प्रश्न एग्जाम में बन जाते हैं, इसको आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, कोई खास चीज नहीं है इसमें गेट में। आप एक बार उसे पढ़ लेना गेट को। गेट के 3 चक्कर की वार्ता है, पूछ जाते एग्जाम में कभी-कभी। ये गेट की 3 चक्कर है, टोक्यो चक्र वार्ता, कनेडी चक्र वार्ता, ठीक है, टोक्यो कनेडी, ये आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं कभी-कभी। इसको एक बार खुद पढ़ लेना आप लोग, नोट्स में आपको मेंशन है, ठीक है, एक बार आप इसे खुद पढ़ोगे समझ में आ जाएगी सारी की सारी चीजें, कुछ ऐसा खास है नहीं। तो गेट से बाद में WTO की स्थापना होगी 1995 में, पहले से G गेट के नाम से जानते थे 1945 तक। एक ही चीज है, कुछ नहीं है इसमें। अगला टॉपिक है नियो। अब नियो क्या है? नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसको आप नियो के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक एक अलग से टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, कमेंट करोगे, कमेंट नीचे नहीं। नियो क्या है? रेडी? नियो किसे कहते हैं? देखो नियो के बारे में देखते हैं। 70 के दशक में विकासशील देशों की समस्या विकास की समस्या उत्पन्न हुई, यानी 1970 के समय पर आप देखोगे जैसे G20 बन गया, सारे काम बन गए, लेकिन 70 के दशक में जो विकासशील देश थे उनके सामने व्यवस्था उत्पन्न हुई अविकासशील डेवलपमेंट की, कि विकास नहीं कर पा रहे थे। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग सबसे पहले अल्जीरिया सम्मेलन में हुई। विकासशील देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से 1974 में नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियो की मांग रखी। इसकी मांग रखी, नियो की मांग रखी। 1974 में नव आर्थिक व्यवस्था नियो की मांग रखी। तो नियो क्या है, इसको एक बार आप समझ लेते हैं, व्हाट इज द नियो। इससे विकासशील देशों ने नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करी। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में जो नई विकासशील देश में शामिल नहीं हो पा रहे। तो 1974 में सम्मेलन हुआ, इसका नाम था अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियो की एक मांग रखी गई थी। ये समस्या अल्जीरिया सम्मेलन में निकली थी। सबसे पहले एक्चुअली था क्या, जो डेवलप्ड कंट्री थे उनके पास क्या था, उन्होंने WTO और G20 बना लिया। अब इसके बाद क्या था कि ये लोग तो अपना व्यापार फैला रहे थे, लेकिन जो विकासशील देश थे, विकासशील देशों में व्यापार हो नहीं पा रहा था। तो विकासशील देशों में व्यापार जब हो नहीं पा रहा था, इसको कंट्रोल करने के लिए विकासशील देशों ने नारा दिया ट्रेड नॉट एड, यानी एक इन्होंने नारा दिया था ट्रेड नॉट एड, आप अपना ट्रेड करो, ये सब व्यापार जो है इसके लिए उन्होंने नारा दिया। विकसित देशों ने विकासशील देशों के व्यापार पर प्रतिबंध शर्त लगा रखी थी। क्या कहते थे कि विकसित देश जो है ये बोलते थे विकासशील देशों का जो भी सामान आ रहा है सब कैसा खराब है, सब बेकार है। विकासशील देशों ने अनुदान देने का दिखावा करते थे, वो कहते थे हम आपको अनुदान देंगे, हम आपको ये देंगे, वो देंगे, लेकिन सारा जो है खराब था, ऐसा कुछ भी था नहीं। विकासशील देशों ने स्पष्ट कहा कि वर्तमान में आर्थिक प्रणाली में इनका विकास संभव नहीं है, यानी इसका जो विकास है ये संभव नहीं है किसी भी लेवल पर। तो इन सारी चीजों को जो है कि अब आपको एक नई प्रणाली की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम विश्व में एक नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की बात की, एक नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। तो विकासशील देशों ने ये नियो के अंतर्गत 4, 5, 6, 8 मांगे उठाई, यानी कि नई व्यवस्था, नई आर्थिक व्यवस्था की मांग करी। ताकि आप नई आर्थिक व्यवस्था करो, तो नई आर्थिक व्यवस्था करोगे तो ये सारी मांग करी। सारी मांग क्या थी? कहा कि जो ब्रिटेन वुड्स संस्था है इनकी पुनर्संरचना करो, जैसे आपने G20 बनाया है, इसकी पुनर्संरचना करो। इसमें विकसित देशों का ज्यादा प्रभुत्व है, विकासशील देशों का कोई भी इसमें वो नहीं है। व्यापार की शर्तों में सुधार करो, औद्योगिक देश में बाजार में विकासशील देशों की पहुंच सुनिश्चित करो, तकनीकी का हस्तांतरण करो, किसी दुनिया के देशों के ऋण को कम करो, अपने आर्थिक संसाधन प्रभुत्व की मांग की। कहा कि जो हमारे आर्थिक संसाधन है, जो विकसित देश क्या करते हैं, हमारे साधनों को ले जाते हैं, उन पर प्रभुत्व हमारा होना चाहिए। तीस दुनिया के जो ऋण लेते हैं, उन पर कर्ज लेते हैं, उस कर्ज को जो दर है ब्याज की उसे कम करो। इतने प्रकार की बहुत सारी जो चीजें थी, इतने प्रकार की बहुत सारी चीजों को जो है ये नियो में रखा गया। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है कि नियो जो ऑर्डर बना अर्थव्यवस्था का, उसके अंदर विकासशील देशों ने क्या क्या मांगे करी।
ठीक है, तो ये अब इसके अंदर 2-3 प्रकार की चक्र की जो है पूर्व दौर की वार्ता हुई, कई प्रकार की वार्ता हुई नीतियों के तहत। यानी काम करो, मुझे दर्द सा हो रहा है, मेरे सर ना मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, मैं ना पढ़ाने का मेरा मन सा नहीं कर रहा। मैं थोड़ी सी देर के बाद क्लास ले सकता हूँ। जो भी है वो खुद अपनी अपना जो भी क्लास उसमें सीखा है तो मैं आगे बता के आगे चलते जाओ, पढ़ते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। आगे जाने के बाद या आपको 10 मिनट हो गए, 10 मिनट होने के बाद आपको सोल्यूशन निकालने आगे सोल्यूशन निकालना या आपको इसको बता देगा, मैं सोल्यूशन निकालता हूँ, यहाँ पे जाके सोल्यूशन निकाल देगा इसका वीडियो लिंक उसमें। सुन पहले अम्मी क्या कह रही है जा। जब वाली फोन दोगी एक कंट्री का एक मत होना चाहिए। कभी क्या होता है, यूएनओ में देखो 3 प्रॉब्लम्स थी पेपर में। या तो व्यापार निवारण नहीं थी। सेकंड में व्यापार की समस्या नहीं थी, व्यापार की समस्या कौन है? प्रश्न बनता है एग्जाम में। एक डब्ल्यूटीओ के डिफिनेशन में से कौन से काले हैं? एक डब्ल्यूटीओ के डिफिनेशन में से कौन सा करता है? तो सवाल मतलब एक राष्ट्र एक मत जो है, ये एक राष्ट्र एक मत जो है, एक राष्ट्र एक मत की मैं अगर बात करूं तो वन नेशन वन वोट। और वन नेशन का मतलब क्या हुआ भाई? वन नेशन का मतलब हुआ वन नेशन का मतलब हुआ अभी एक जब राष्ट्र मैं आ जाऊंगा यानी क्या था कि पहले जो विकसित देश क्या करते थे, अपना मत ज्यादा रखते थे और विकासशील देशों को कम रखते थे। जैसे अमेरिका का एक वोट बराबर अफ्रीका के 5 कंट्री, अमेरिका का एक वोट बराबर अफ्रीका के 5 कंट्री, तो अफ्रीका के 5 कंट्री, अमेरिका का एक वोट, तो इसको विगत चिंती तो एक मत के बारे में बात करेंगे कि एक मत होगा, तो एक मत को लेकर जो है ये 3 प्रोविजन डब्ल्यूटीओ करता है। अमेरिका का एक वोट बराबर अफ्रीका के 5 कंट्री, तो क्या कहते हैं गैर भेदभावकारी व्यवहार, इसके 2 आयाम। देखो सबसे पहली बात इसका एक नियम ये है कि गैर भेदभावकारी व्यवहार होना चाहिए। अब गैर भेदभावकारी व्यापारी व्यवहार का मतलब क्या है?